मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर अब ये तस्वीरें संसद भवन की है, क्योंकि यहीं पर कुछ ही देर बाद कह रहे कि 1 घंटे बाद बजट पेश होगा। 11 बजे ठीक 1 घंटे बाद ये बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन अब संसद पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति भवन पहुंची। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, बजट की कॉपी सौंपी और अब संसद पहुंच चुकी हैं, संसद भवन पहुंच चुकी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से बजट पेश करने की उन्होंने अनुमति ली और इसके बाद अब संसद भवन से ये बेहद अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि यहीं पर घोषणा होगी, यहीं पर बजट सामने आएगा, यहीं पर बड़े ऐलान हो सकते हैं, यहीं पर उम्मीदें पूरी होंगी और इसलिए इंतजार भी, लेकिन इंतजार की घड़ी अब 1 घंटे की कह सकते हैं और है, क्योंकि 11 बजे, अभी 10 बजा है, 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और क्योंकि पूरा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, किशोर जी आपका ही रुख करेंगे। शुरुआत भी मैंने आपसे की थी, दुकानदारों को लेकर आप काफी हताशा आपकी नजर आई बजट को लेकर, इसलिए क्योंकि दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। टैक्स की मार कही जाती है, क्या आप मानते हैं वाकई में टैक्स की मार दुकानदारों पर है? नहीं, बहुत ज़्यादा मांग और मार है। अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह किसानों को सरकार, किसान को हर वर्ष जो है 3 किस्तों में वो देती है 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। हम चाहते हैं कि व्यापार सम्मान निधि भी इस तरीके की हो कि मतलब हमें कुछ लगे कि सरकार हमारे साथ है और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक कोई इस तरीके का प्रमाण तो चाहिए कि सरकार हमारे साथ में है। पिछले 8 बजट में जो मैडम ने दिए अभी तक तो हमें लगा नहीं। एक तो ये चाहते हैं, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये कैपिटल गेन का जो है ना साहब, वो इंडेक्सिंग जो है वो एज इट इज रहना चाहिए। तीसरी चीज हम इसके अंदर ये चाहते हैं साहब कि शेयर्स और जो म्यूचुअल फंड्स है उस पर जो सरकार टैक्स लेती है वो कम हो। इनकम टैक्स आप जो भी ले रहे हो उसमें आप बहुत कम कर दो उसको, आप 5% कर दो, 2% कर दो। मैं आपको कह रहा हूँ उससे ज्यादा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में भी आ जाएंगे और रिटर्न भी फाइल करेंगे। इसकी लिमिट भी आप बढ़ा दीजिए। एक आप जो है क्या करते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य है, लेकिन आप बच्चों को जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ, तो जैसे भारतीय सभ्यता है हमारी, दादा दादी नाना नानी वो इमोशनली बच्चों को कुछ ना कुछ 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये देते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, उसकी एफडी बनवा देते हैं। अब उस पर जो ब्याज मिलता है, सरकार क्या कर रही है कि वो ब्याज की राशि उसके पिताजी में क्लब करके उससे टैक्स ले लेती है। तो पिताजी क्या कहता है कि भैया ये मुझे झमेले में नहीं पड़ना। तो आज आप देखिए बच्चों के अपने खर्चे भी होते हैं। आज 15 साल का बच्चा है, उसकी कैपिटल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं कि यार इसकी इनकम होगी वो मेरे में क्लब हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हर जगह, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है, अभी भी ऐसा ही होगा। रिएक्शंस भी आ रहे, प्रतिक्रिया भी आ रही है उम्मीदों को लेकर। किशोर जी, अहम बात आपने कही कि चलिए हर कदम पर आप कह रहे टैक्स लग रहे हैं और देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, नंबर्स है वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है सब्र का फल मीठा होगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बजट तो आने दीजिए, उसके बाद बात भी करेंगे कि बजट कैसा रहा। सुरेंद्र सिंह जी, एक अहम सवाल, मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर अब ये तस्वीरें संसद भवन की है, क्योंकि यहीं पर कुछ ही देर बाद कह रहे कि 1 घंटे बाद बजट पेश होगा। 11 बजे ठीक 1 घंटे बाद ये बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन अब संसद पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति भवन पहुंची। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, बजट की कॉपी सौंपी और अब संसद पहुंच चुकी हैं, संसद भवन पहुंच चुकी हैं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से बजट पेश करने की उन्होंने अनुमति ली और इसके बाद अब संसद भवन से ये बेहद अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि यहीं पर घोषणा होगी, यहीं पर बजट सामने आएगा, यहीं पर बड़े ऐलान हो सकते हैं, यहीं पर उम्मीदें पूरी होंगी और इसलिए इंतजार भी, लेकिन इंतजार की घड़ी अब 1 घंटे की कह सकते हैं और है, क्योंकि 11 बजे, अभी 10 बजा है, 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और क्योंकि पूरा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, किशोर जी आपका ही रुख करेंगे, शुरुआत भी मैंने आपसे की थी। दुकानदारों को लेकर आप काफी हताशा आपकी नजर आई बजट को लेकर, इसलिए क्योंकि दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। टैक्स की मार कही जाती है, क्या आप मानते हैं वाकई में टैक्स की मार दुकानदारों पर है? नहीं, बहुत ज़्यादा मांग और मार है। अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह किसानों को सरकार, किसान को हर वर्ष जो है 3 किस्तों में वो देती है 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। हम चाहते हैं कि व्यापार सम्मान निधि भी इस तरीके की हो कि मतलब हमें कुछ लगे कि सरकार हमारे साथ है और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक कोई इस तरीके का प्रमाण तो चाहिए कि सरकार हमारे साथ में है। पिछले 8 बजट में जो मैडम ने दी अभी तक तो हमें लगा नहीं। एक तो ये चाहते हैं, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये कैपिटल गेन का जो है ना साहब, वो इंडेक्सिंग जो है वो एज इट इज रहना चाहिए। तीसरी चीज हम इसके अंदर ये चाहते हैं साहब कि शेयर्स और जो म्यूचुअल फंड्स है उस पर जो सरकार टैक्स लेती है वो कम हो। इनकम टैक्स आप जो भी ले रहे हो उसमें आप बहुत कम कर दो उसको, आप 5% कर दो, 2% कर दो। मैं आपको कह रहा हूँ उससे ज्यादा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में भी आ जाएंगे और रिटर्न भी फाइल करेंगे। इसकी लिमिट भी आप बढ़ा दीजिए। एक आप जो है क्या करते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य है, लेकिन आप बच्चों को जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ, तो जैसे भारतीय सभ्यता है हमारी, दादा दादी नाना नानी वो इमोशनली बच्चों को कुछ ना कुछ 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये देते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, उसकी एफडी बनवा देते हैं। अब उस पर जो ब्याज मिलता है, सरकार क्या कर रही है कि वो ब्याज की राशि उसके पिताजी में क्लब करके उससे टैक्स ले लेती है। तो पिताजी क्या कहता है कि भैया ये मुझे झमेले में नहीं पड़ना। तो आज आप देखिए बच्चों के अपने खर्चे भी होते हैं। आज 15 साल का बच्चा है, उसकी कैपिटल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं कि यार इसकी इनकम होगी वो मेरे में क्लब हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हर जगह, हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है, अभी भी ऐसा ही होगा। रिएक्शंस भी आ रहे, प्रतिक्रिया भी आ रही है उम्मीदों को लेकर। किशोर जी, अहम बात आपने कही कि चलिए हर कदम पर आप कह रहे टैक्स लग रहे हैं और देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है सब्र का फल मीठा होगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बजट तो आने दीजिए, उसके बाद बात भी करेंगे कि बजट कैसा रहा। सुरेंद्र सिंह जी, एक अहम सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि फिक्की के चेयरमैन भी है आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बहुत बात करते हैं बजट में, हर एक सरकार और कहे कि हर एक मंत्री ही कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। बजट में क्या लगता है आपको, कितना इस पर बजट जा सकता है और राजस्थान को उससे क्या फायदा होगा केंद्र के लिहाज से, अगर बजट में आता है कुछ? देखिए श्वेता जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड तो पिछले कई सालों से चली आ रही है, बट मैं पर्यटन से हूं, तो कोविड के बाद में जो सिनेरियो हुआ है उसमें, कोविड से पहले जो टूरिस्ट था वो ज़्यादातर इनबाउंड फॉरेन ट्रैवलर था। कोविड के बाद में जो हमारा घरेलू पर्यटक है, डोमेस्टिक पर्यटक में, उसमें यकायक एक चेंज आया है। रिवेंज टूरिज्म करके एक ऐसा टूरिज्म आया है, और साथ ही वेडिंग जो आपके सावे हैं, उस वक्त आपकी माइस मीटिंग्स चल रही हैं। तो कोई भी शहर का जो इंफ्रा है वो रातों रात नहीं बदल सकता है। आप देखेंगे उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग को लेके जो हमारी राज्य सरकार है, अपना नया मास्टर प्लान 2025 जो भी खत्म हुआ है,
उसको बनाने जा रही है, उसमें उन्होंने ये सारे जितने भी विचार हैं उसको लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी सोच है। जो परकोटा शहर है उसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म मैजिकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे अपनी एक सीमाएं हैं। अगर हम वहां पे ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे तो उसकी सुंदरता खो देगा। यूनेस्को साइट के अंदर हम अप्लाई करते हैं, वहां से हम निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें सोच के ही राजस्थान का जो इंफ्रा है उसको सोच समझ के सरकार इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। और केंद्र सरकार से जो हमारा अभी मैंने आपको अर्ज किया कि जो निवेदन ये है कि टूरिज्म कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, चाहे हिंदुस्तान में राजस्थान में कहीं भी आप जाएंगे तो रोड एंड में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। चलिए, प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है बजट के इतर भी मुद्दों को लेकर। बहरहाल पूरम, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग सेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात हो रही है। तो कहे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बजट में कई तरह के रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं अभी से आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल श्वेता, और जो आप चर्चा कर रहे हैं और ये वो चर्चा है जिसे हम टीजर कह सकते हैं, क्योंकि ये टीजर हमें पिछले बजट में दिखाया गया था, पूर्ण नहीं था, पूर्ण अब होगा क्योंकि अभी फिल्म आएगी। और खास सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फील्ड में वो हमेशा तैनात रहते हैं, हर एक अपडेट हमें देते हैं और राजस्थान को हम छोड़ नहीं सकते। राजस्थान की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर तक हमने दी हैं और ऐसे में उम्मीदें दोगुनी हो जाती है। हालांकि लोकसभा चुनावों में हम वो सांसद नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अपार संभावनाएं भी राजस्थान में। लेकिन आपसे दिनेश नांगी जी, आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान इस बार क्या उम्मीद करता है? जो पिछली बार बजट आवंटन हुआ था, कई क्षेत्रों में ऐसी बातें निकल कर आई थी कि अब राजस्थान की बल्ले बल्ले होने वाली है, तब से लेकर अब तक क्या लगता है? पिछली बार के बजट में खास राजस्थान बड़ी डिमांड की बात करें तो एक तो कोटा के अंदर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला उस पूरे काम को देख रहे हैं। डीपीआर को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। उसके लिए और बजट राशि कितनी इस बजट से मिलती है तो उसके एक पंख लगेंगे, क्योंकि हड़ौती का कोटा बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और एजुकेशन हब उसको कहा जाता है। तो एयरपोर्ट पर अगर राशि मिलती है, अच्छी खासी राशि बजट से मिलती है तो तेजी से उसका काम होगा। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग, जो हर स्टेट के किसान की मांग है, एमएसपी। इसके अलावा जैसे अलग अलग किसान हैं, चित्तौड़गढ़ के किसान चाहते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी तादाद में प्रतापगढ़ से लगे हुए जिले में अफीम की खेती होती है, तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और ईआरसीपी जो परियोजना है, क्योंकि राजस्थान में पानी का संकट हमेशा से रहा है, इसीलिए ये लेकिन आप कह रहे हैं कि पानी से कोई प्यासा नहीं रहेगा। हम सिर्फ राजस्थान की यहां पर बल्ले बल्ले नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही जो पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अभी जितनी भी डेली रिपोर्ट, जितनी भी रिसर्च निकल कर आई पिछले अगर बजट को देखें, लेकिन मोदी 3.0 क्या लगता है? क्योंकि जो रिसर्च कह रही है उसमें जनता चाहती है कि सबसे ज्यादा 40% महंगाई दूर हो और दूसरा जो है बेरोजगारी दूर हो। क्या लगता है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने तो इस दिशा में काम करना शुरू किया है। युवाओं को रोजगार, तकरीबन 1.25 साल में कैलेंडर भी जारी हुआ है युवाओं को रोजगार को लेकर, और रोजगार दिए भी जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों के रास्ते खुले हैं। जो कोर्ट में अटकती थी नौकरियां, वो खुली हैं। लेकिन जो ओवरऑल पूरे देश की आपने बात की, मोदी सरकार ने जो काम किया है, अब उसका ये कहा जा सकता है कि सबसे वो वक्त है, निर्णायक वक्त है, जब वो इस देश के महंगाई दूर करने की दिशा में एक कारगर कदम उठा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का विकसित देश बनाने की दिशा में भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो तभी सपने साकार होंगे जब भारत के हर युवा को रोजगार मिलेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत से पलायन रुके। अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पलायन रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम होना चाहिए कि वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो हमारे देश के अंदर काम योगेश जी, इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कहीं ये बजट दिल्ली और बिहार के इर्द गिर्द तो नहीं घूम जाएगा? देखिए, चुनाव दोनों तरफ है। दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ कोई भी काम होगा वो दिल्ली के अंदर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो राजधानी क्षेत्र है। बिहार है, बिहार एक बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, और हमेशा
आजकल तो ये मांग भी उठने लगी कि बिहारी क्यों नौकरियों के लिए बाहर जाए, बिहार में ही उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो। ये मांग उत्तर प्रदेश में भी उठ रही है, बिहार में भी उठ रही है। लेकिन राजस्थान की दिशा में अगर हम बात करें तो राजस्थान को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर पूरी तौर पर राजस्थान एक जो ड्रीम लेकर भजनलाल शर्मा चल रहे हैं कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है, तो तभी पूरा हो पाएगा जब राजस्थान एक विशेष कैटेगरी में आए, क्योंकि कहीं पूरी तरह मरुस्थलीय इलाका है, कहीं पूरी तरह सूखा पड़ता है, तो ऐसा पड़ता है कि फिर वो किसान रोने को मजबूर हो जाता है। और ERCP या यमुना जल समझौते के तहत जो पानी आने वाला है उसमें तो अभी 7-8 साल और लगेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और राजस्थान की तमाम जो ये समस्याएं हैं, लेकिन ये मांग ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्य भी करते हैं। इससे कैसे पार पाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच श्वेता, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने सवाल किया था, अपने खास जो पैनल से मेहमान जुड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जो पिछला बजट आवंटन हुआ था उसके तहत, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, टायर सिटीज की बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें, उसमें कितना फायदा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम, जो पिछला जो बजट था उसमें जो बुनियादी ढांचे की बात करें तो 11.1 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ था। तो इस बार उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बजट का आवंटन होगा। अगर ओवरऑल हम शहरों के लिहाज से बात करें, देश के शहरों की, और जब ये मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उन्होंने अपने पहले ही बजट में जो स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, इनको लेकर काम किया था। और अब जो है अमृत मिशन पार्ट 2 भी शुरू कर दिया है, क्योंकि फोकस यही है कि जो छोटे शहर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। और इसके अलावा अगर इसके रियल एस्टेट की बात करें या उसमें किफ़ायती आवास की बात करें तो एक मांग जो है लगातार, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो 90 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स तक जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी 2.5 लाख रुपए की, वो बंद हो गई है। तो रियल एस्टेट की ये मांग है कि ये दी जाए, ताकि जो है जो गरीब लोग हैं उनको, जब नया घर खरीदते थे तब सब्सिडी मिलती थी, वो बंद हो गई थी, वो बंद हो गई है। तो उसकी मांग उठ रही है कि इसको बढ़ाए। इसकी जो क्या लगता है इस बार बजट में मिल जाएगा? इस बार जिस तरह की बातें हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकेत दिए कि जो मिडिल क्लास हो उसको राहत देने के जो संकेत दिए, तो उसमें उम्मीद है इस बार कि वो 2.5 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी, जो बैंक आपसे लोन पे, जो होम लोन पे जो ब्याज वसूलता था, उसमें 2.5 लाख रुपए फार्मूले के तहत सीधे उसके खाते में डाले जाते थे। इसके अलावा और अब जो बुनियादी ढांचे की मैंने बात करी और सफाई की बात करी, इसके अलावा जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इशू है। लेकिन जो पब्लिक अपन जो MRTS की बात करते हैं, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जयपुर मेट्रो या जो अन्य शहरों में जो मेट्रो एक महंगा हुआ है, तो उसके लिहाज से जो छोटे शहर हैं उनमें जो पहले एक बार BRTS आई थी, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, उस जैसे एक सस्ते जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये भी जनता कहती है कि सुविधा के नाम पर बजट आवंटन हो जाता है। कई बार विकास की गति तेज करने की अगर शुरुआत होती है तो धरातल पर वो चीजें भी नजर आती है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जो रुक जाते हैं। ऐसे में 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं और हमेशा समावेश उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है बजट का। लेकिन एक जाति हम नहीं भूल सकते, हम किसान को नहीं भूल सकते। हम सुबह से जब भी शुरुआत करते हैं खाने की करते हैं, चाहे बाहर खाना खाएं फास्ट फूड या घर में खाएं, किसानों को नहीं भूला जा सकता, चाहे पशुपालन के रूप में बात करें, सिंचाई के रूप में बात करें या फिर जल के रूप में बात करें। विनोद जी, क्या लगता है, क्या उम्मीद करें? देखिए, किसान सबसे बड़ा वर्ग है और किसान जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो देश के कुल किसानों का 85% है। तो इस बजट में PM किसान निधि को लेकर के किसान टकटकी लगाए बैठा है कि वो 8 से 10 हज़ार हो सकती है ताकि उसे बेहतर फ़ायदा मिल सके। दूसरी बड़ी बात है MSP पर फोकस रह सकता है ताकि किसान को उसकी उपज का पूरा फ़ायदा या पूरा लाभ मिल सके। तीसरी बड़ी बात है किसान क्षेत्र में सब्सिडी यानी खाद, बीज और कीटनाशक हैं, उसकी सब्सिडी को बढ़ाया जाए ताकि किसान और बेहतर सिंचाई कर सके, खेती कर सके। चौथी बड़ी बात है कि सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया जा सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की इकाइयों को बढ़ावा दिया जा सकता है। राजस्थान भी इसी चीज़ को लेकर के इंतजार कर रहा है कि हम भी प्रोसेसिंग यूनिट लगें ताकि क्षेत्रवार विकास हो सके। जैसे कि डांगी जी ने बताया था कि अलग अलग जिलों में खेती को लेकर के किसान नवाचार करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें मदद मिल सकती है। चौथी बड़ी बात है किसानों के लिए सस्ते लोन यानी जो लोन दिया जा रहा है उसकी ब्याज कम किया जा सकता है, तो किसान को ऐसे भी फायदा दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है फसल बीमा योजना में सुधार। किसान इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि फसल बीमा योजना में सुधार होगा। कुछ नई किस्मों के उपज के लिए भी बहुत कुछ बोला गया था, क्या इस बार भी बहुत? जी बिल्कुल, देखिए किसान बड़ा वर्ग है,
रीढ़ की हड्डी है, तो किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीद है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, किसानों को पहली पंक्ति में लाने के लिए बजट में बड़ा प्रावधान रखती है। और किसान इसीलिए इंतजार कर रहा है कि 11 बजे जैसे ही बजट शुरू होगा तो किसानों को क्या सौगात मिल सकती है। चलिए ठीक है, और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्वेता लगातार चर्चा कर रही है। श्वेता, चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल पूनम, और क्योंकि सेक्टर वाइज भी बात करना जरूरी है, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सीबी यादव जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सीबी जी, आपसे मैं सवाल करूं, उससे सुरेंद्र जी, टैक्सेशन को लेकर भी पिछले दिनों एक बात आई थी और खासतौर से कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर भी कई सवाल उठे थे कि इसमें कुछ रियायत मिल सकती है। क्या वाकई में आपको लगता है कॉर्पोरेट टैक्स या दूसरे टैक्स? ये इसमें मैं आना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि OIADR जितनी भी ऑनलाइन डाटा एक्सेस रिट्रीवल की कंपनीज हैं जो जिनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंट्रीज में है, US में, फ्रांस में, सिंगापुर में, जिससे कि ऑनलाइन बिजनेस होटल को मिलता है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, फेसबुक है, इस पे जो टैक्सेशन है उसका दायित्व सर्विस प्रोवाइडर को दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके मार्जिन पे प्रॉफिट का जो टैक्स का रेशियो है वो भी इंडिया का जो बिजनेसमैन है, स्टेक होल्डर है, उसको देना पड़ता है RCM के तहत, जो कि सरासर गलत है। ये डबल टैक्सेशन है और इसका पूरा दायित्व जो विदेश में विराजमान विदेशी कंपनियां हैं जो यहां सर्विस देके पैसा कमा रही हैं, ये टैक्स उनसे लेना चाहिए। कम से कम हजारों करोड़ रुपया ऐसा है जो कि केंद्र सरकार को उनसे वसूलना चाहिए, ना कि इंडिया के जो बिजनेसमैन है, स्टेक होल्डर है, उन पर ये मैकेनिज्म करना चाहिए। ठीक है, सीबी यादव जी, हालांकि इससे पहले भी ACL यादव जी जुड़े थे, वो कह रहे थे यानी कि कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं लग रही इस बजट से। चलिए, अभी तक जो हुआ आप लोग कह रहे हैं कि कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, क्या आज भी कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपकी कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो जिसको लेकर जो आप लोग ने कई बार डिमांड की हो उसे शामिल कर लिया जाए? कुछ तो उम्मीदें होंगी। किसी सरकार की प्रायोरिटी जब पहले से ही तय हो और पिछले 10 सालों में उसकी प्रायोरिटी साफ साफ दिखती हो, तय है? और आंकड़ों से इस बात को, क्योंकि बजट में एक होता है इनकम पार्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर पार्ट। तो इनकम पार्ट तो वैसे ही अब GST के हवाले हो गया, हम बजट बजट चिल्लाते हैं, बल्कि कोई भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए अब ये बजट नहीं होता है, क्योंकि इनकम पार्ट का लगभग 75% GST के अंदर आ गया। और इनकम पार्ट में भी देखोगे तो पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से कम हो गया। ये इंडिकेटर क्या दिखाता है कि केवल जो छूट दी गई है वो केवल कॉर्पोरेट को लिए दी गई है, इसलिए सरकार की प्रायोरिटी बिल्कुल तय है। और कॉर्पोरेट में भी उद्योगपतियों के लिए नहीं है, सबके लिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए है। अब दूसरी बात आती है एक्सपेंडिचर में 100 रुपए में से किसको किसको कितना दिया गया। अब एक एक पार्ट लेता हूं। एजुकेशन हमारे यूपीए के टाइम पर लगभग 3.25% थी जो घट करके 2.5% आ गई है। रिसर्च लगभग 1% के आसपास था जो 0.65% आ गया है। हेल्थ लगभग 2% के आसपास था जो 1.5% आ गया है। सोशल सेक्टर जो 40% था जो घट करके 30-32% पे आ गया है। तो जो इंडिकेटर से ही तो हम बात करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, यूपीए के टाइम पे 7.6% थी जो घट करके 6% आ गई है। लास्ट बजट में हेडलाइन छपाई गई कि 10.5% विकास दर होगी, सारे टीवी चैनल अखबार में हेडलाइन आ गई 10.5% अगली विकास दर होगी। अब की बार कह रहे हैं 6.5% होगी, एक्चुअल में कितनी आई? एक्चुअल में 6% से भी नीचे आ गई। तो आप केवल हेडलाइन बनाते हो, आपके पास है क्या? हम इंडिकेटर देखते हैं किसान के नाम पर, किसान सड़कों पर रो रहा है, फिर हम किस बजट की बात कर रहे हैं? एक MSP की बात, वो गारंटी की बात लेके बैठा हुआ है, कितने साल हो गए, कोई सीमा नहीं होती है, उसकी बात नहीं होती है। आपको पता मोदी समर्थक हो, लेकिन आप बीच में नहीं बोल सकते। नहीं, वो विश्लेषक एनालिसिस ही कर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं, वो विश्लेषक किसी के एंगल से नहीं है। तो दूसरी चीज है ना, वो बहुत क्लियरली इस बात को होना चाहिए कि आपके इंडिकेटर पर हम बात करें। किसान की बात, किसान की कृषि विकास दर को देख लीजिए, कृषि बजट में दिया गया उसको देख लीजिए। बेरोजगारी की बात कर लेते हैं हम, स्नातक बेरोजगारी 30% है, इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी? फिर भी हम अगर मोदी जी का और 10 सालों का गुणगान कर ले तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन सा नागरिक आप किसी भी जगह 2 चावल टेस्ट कर लीजिए, किसी आम नागरिक से पूछ लीजिए, टैक्स कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। सब बातें मैं मान लेती हूं, टैक्स कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, आप उसको दे नहीं रहे हो। बेरोजगार बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैली हुई है। सीबी यादव जी, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है ना कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ देश में। सवाल तो ये उठता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जनता बार-बार क्यों नहीं पढ़े? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि अभी कई लोगों ने यहाँ पे
घर में परेशान हो रहे हैं, घर में बीवियां परेशान कर रही है और टीवी चैनलों में आके जाके बहस करते हैं वो। ये हो रहा है ना आज, ये हो रहा नहीं। आप इनके बीवियों से जाके पूछिए रसोइयों का क्या हाल हो रहा है। बीवियों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं भाई? वो तो महंगाई होगी या फिर सब कुछ राहत मिलेगी तो देखिए, मैं तो चाहूंगा ये अपनी बीवी के बारे में बात करें। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्रसन्न है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट क्या है श्वेता जी। कम से कम समर्थक नहीं लिखे मोदी समर्थक विश्लेषक, क्यों बदनाम अरे करते ये हैं इस टाइटल विश्लेषक आप को? देखिए। अच्छा एक सुनिए, अगर किसी को कुछ अच्छा दिख रहा होगा तो वो अच्छा बोलेगा, किसी को नहीं नजर आ रहा है वो कमियां निकालेगा। अरे भाई, जैसे ये चाहते हैं, जैसे ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वैसे ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके चैनल को क्या करना चाहिए। नहीं बता सकते तो फिर मोदी समर्थक विश्लेषक। चलिए ठीक है, देखिए यूपीए और एनडीए दोनों का ही एनालिसिस होगा, तभी वो विश्लेषक है ना। वो यूपीए की भी बात करेंगे, वो एनडीए की भी बात करेंगे। एक एक मोदी के 10 सालों में 2 कमियां बता दे, सिर्फ 2 कमियां। चलिए वो कमियां विश्लेषक हो, जब कोई कमी नहीं दिखती है तो फिर विश्लेषक को लगाते हैं। सबसे बड़ी कमी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अभी तक जेल में नहीं डाला है। सबसे बड़ी कमी ये है। सेक्टर वाइज में हमें जानना जरूरी है, उम्मीदें क्या है। चलिए वापस यादव जी वापस आप करो करें, आप सवाल सोचिए। आप देखिए, आपने कहा कि यूपीए और एनडीए का कंपैरिजन होना चाहिए ना। ठीक है, अभी कम से कम 3 लोगों ने किसान वर्ग की बात करी। आपको आंकड़ों के बेसिस पे आपको एक बात बताता हूं। बजट की मैंने आपको बात बताई, इनकी सरकार के समय जो करीब 25,000 करोड़ का कृषि बजट था। अरे आप एक सेकंड शांति तो रखो। आपके समय मैंने कुछ बोला, आपके समय कुछ बोला, आपके समय कुछ बोला। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। दरअसल बात तो ये है, एक एकलव्य जी, दरअसल बात तो ये है कि जो जो सुनना चाहता है ना वो वही सुनना पसंद करेगा। अगर उसको वही पसंद वाला लिखा हुआ भी मिल गया तो फिर वो खुश हो जाएगा, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन ये योजनाओं का लाभ तो तब मिल पाएगा ना जब देश का युवा पढ़ेगा तभी तो कंप्यूटर चलाएगा और तभी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं, उसका लाभ मिलेगा। हालांकि आम बजट पेश होगा, 8वां बजट है वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का, वो भी इतिहास रचेंगे। लेकिन इतिहास क्या जनता की उम्मीदों को लेकर भी रच पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कई वर्कशॉप, कई सेशन, कई इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन क्या शिक्षा के स्तर में देश का स्तर कितना है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं डिंपल, एजुकेशन को लेकर क्या लगता है? फंड बहुत सारे, इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत सारे, नियुक्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र भी बांट दिए गए हैं, केंद्रीय विद्यालयों को लेकर बड़ी बड़ी बातें पिछले बजटों को देखकर। लेकिन ये मोदी 3.0 है, क्या लगता है इस बार क्या खास? देखिए बिल्कुल पूनम सही कहा आपने, क्योंकि कुछ देर में केंद्र का बजट पेश होगा और उम्मीदें बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि शिक्षा वो क्षेत्र है जिसको साध लिया तो देश का भविष्य बेहतर होगा और युवा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और अगर बात की जाए शिक्षा की तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा ऐसा बजट है, शिक्षा वो क्षेत्र है जिसमें बजट हमेशा से बढ़ा ही है। और पिछले साल की अगर बात की जाए 2024 की तो 2.25 लाख करोड़ का बजट दिया गया था शिक्षा को, जिसमें से 63,000 करोड़ का जो स्कूली बजट था और 40,000 के लगभग जो कि उच्च शिक्षा को दिया गया था। और अगर बात कर ले, क्योंकि देखिए ज्यादातर जब भी 1-2% की भी अगर वृद्धि होती है यहाँ, हालांकि जो पिछले साल हुई थी वो बहुत ज्यादा थी, रिकॉर्ड बनाया था जब बजट आवंटन की बात की थी शिक्षा के क्षेत्र को, लेकिन जब 1-2% की भी वृद्धि होती है तो उच्च स्तर पर ये कहें ओवरऑल इंपैक्ट होता ही है। लेकिन अगर निचले स्तर की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों तक की बात की जाए तो वहां तक कहीं ना कहीं योजनाएं पहुंचने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि अर्बन एरियाज में कहें तो ज्यादा शिक्षित लोग हैं, उनको ज्यादा पता है, चीजें हासिल करने में अव्वल होते हैं, आगे होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो शिक्षा का उस कोने कोने तक पहुंचना भी जरूरी है और आधुनिकता, जहां डिजिटलीकरण की बात की जा रही है कि शिक्षा को आधुनिक किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जैसे कोरोना काल में जैसा समय निकाला है देश ने, और उससे पहले कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा समय भी आएगा, और उसके बाद से आधुनिकता भी बढ़ाई गई, डिजिटलीकरण भी किया गया शिक्षा का, और जैसे ऑनलाइन पढ़ाई का जो ज्यादा जो चलन में आया, ऑनलाइन सब चीजें हो गई, और कोचिंग संस्थान भी जो ऑनलाइन शुरू किए गए, बिल्कुल, और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की जहां बात की जाए, क्योंकि अगर स्कूली बजट अगर स्कूली बजट की बात की जाए तो उसमें जाहिर तौर पर पीएमश्री स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो कि केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी संख्या पहले से बढ़ाई गई है, और बजट अच्छा भी मिला है। और अभी तक जो एजुकेशन में, क्योंकि 10 वर्षों से 2014 से बात करें तो 82,000 करोड़ से शुरू होकर 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब क्योंकि 2025-26 के लिए बजट है तो बेहतर और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भी बात है कि अगर युवा और रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मध्यम वर्ग पे फोकस होगा, तो युवा और रोजगार के लिए सबसे ज्यादा इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, आधुनिकता हो, या फिर रोजगार प्रदान करने के लिए किस तरीके से अवसर है ताकि जो युवा है वो बेहतर परफॉर्म कर सके और जाहिर तौर पर देश का भविष्य बेहतर। बिल्कुल, एजुकेशन की बात आती है, युवाओं की बात आती है तो महिलाओं की बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम
महिलाओं को ना तो खुद हम पीछे छोड़ते हैं, एक महिला के रूप में मैं भी जानती हूं कि घर में मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगी कि साम बजट के आने के बाद मुझे तो ये बताओ कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। हम यही जानते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें भी की जाती है। वही 4 जातियों में से एक महत्वपूर्ण जाति, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाओं को आगे लाना है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें या फिर किसी और क्षेत्र में बात करें। स्टार्टअप्स आज इजीली खोल सकती हैं वो, लेकिन जो बातें कही जाती है, जो बजट आवंटन होता है, उसका अभी कितना लाभ अभी तक मिल पाया है और आज महिलाएं क्या उम्मीद लगाकर बैठी हैं? बिल्कुल पूनम, कुछ ही देर में केंद्र बजट जो है वो पेश हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें सभी के मन में है, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बजट सत्र से पहले जब पीएम ने मीडिया से बातचीत की तो लक्ष्मी स्तुति उन्होंने की और उसको भारतीय परंपरा बताया, नारी शक्ति की बात उन्होंने की और इनसे उम्मीदें और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के बजट में महिलाओं को लेकर बहुत सी घोषणाएं, बहुत सी उम्मीदें जो है वो नजर आएंगी और उसमें बहुत ऐसी बातें भी हैं जो महिलाएं उम्मीद लगा रही हैं कि ये होना चाहिए। उसमें सबसे पहली होती है महिला सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू करी गई है, लेकिन इसकी अवधि सरकार और बढ़ा दे, इसको लेकर उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा लाडली बहन योजना की मैं बात करूंगी, जिसको एमपी के अलावा बहुत से राज्यों, एमपी में भी और बहुत से राज्यों में इसको समर्थन मिला है, तो इसको केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दे, इसको लेकर भी उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। बिजनेस वुमेन्स के लिए, महिला उद्यमियों के लिए बहुत से योजनाएं, बहुत सी घोषणाएं जो हैं वो आज होनी चाहिए, इसकी उम्मीद लगा रहे हैं। और इसके अलावा किचन की बात हम कर ही रहे थे, महंगाई की बात हम कर ही रहे थे, महंगाई कम हो सबसे पहले वो ये चाहती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी घोषणाएं हैं, ऐसी उम्मीदें हैं जो महिलाएं मन में रखकर बैठी हैं और जब बजट आएगा तो ये जरूर कहेंगे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए और खुश भी होंगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब राष्ट्रपति के रूप में हम एक महिला को देखते हैं, वित्त मंत्री के रूप में एक महिला को देखते हैं और वो चाहते भी हैं और खुद केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ावा मिले, कहा जाता है, लेकिन वो कितना नजर आता है वो वक्त की बात है, लेकिन ये भविष्य भी बहुत कुछ बयां करेगा। लेकिन बात अभी बजट पर हो रही है। टीजर हम पहले देख चुके हैं, फिल्म आनी अभी बाकी है क्योंकि पूर्ण आम बजट है और इस पर लगातार चर्चा जारी है। लगातार हम अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे हैं और सहयोगी श्वेता भी लगातार खास पैनल के साथ मेहमानों से लगातार चर्चा कर रही है। श्वेता, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल एकलव जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। एक सवाल सत्या जी से मेरा जरूर है, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे सत्या जी, तो आपने कहा कि हेल्थ पर फोकस तो होता है लेकिन नजरअंदाज कहीं ना कहीं फिटनेस को किया जाता है या इस सेक्टर को किया जाता है। आपको क्या लगता है कि इसको प्रायोरिटी में कैसे लेना चाहिए? क्योंकि योग का तो प्रचार प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, सबको मोटिवेट करते हैं कि इंडिया फिट रखने के लिए आपको फिट होना जरूरी है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर को भी बजट में शामिल किया जाए, कुछ दिया जाए जिससे कि ये और आगे बेहतर काम कर सके? कहावत जैसे हमारे यहाँ कही जाती है श्वेता जी कि पहला सुख निरोगी काया, कि हमको अगर हमारी सेहत ठीक है तो हमारी 100 इच्छाएं हैं कुछ ना कुछ करने की, और सेहत अगर सही नहीं है तो हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि कैसे भी करके सेहत सही हो जाए। हम यहाँ जो भी बैठे हैं और जिस भी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सेहत है, लेकिन सेहत को सेकेंडरी के तौर पे देखा जाता है हमेशा। इसकी बात जितनी हमारी रोजगार, किसान और अदर सेगमेंट्स की होती है, उतनी जोरों शोरों से बात ना तो कोई करता है ना करना चाहता है। अगर बात भी करते हैं तो हेल्थ में हम मेडिकल की बात करते हैं, हम फार्मा की बात करते हैं, हम अच्छे इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि प्रिवेंटिवली इसको कैसे ठीक किया जाए ताकि उस सेगमेंट पे भी लोड हमारा कम हो जाए। बिल्कुल, तो इसकी बात करने के कोई इसकी जहमत नहीं उठाता है एंड इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। इसको काफ़ी तरीके से हैंडल किया जा सकता है या सही किया जा सकता है। अच्छे सेंटर्स डेवलप्ड नहीं है, अच्छे व्यापारी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नहीं लेने का कारण ये है कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। कैपेक्स ऑपेक्स हैवी बिजनेस है, जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी होटल इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि सारा कैपिटल इंटेंसिव और ऑपरेशन इंटेंसिव बिजनेस है। सेम जिमिंग में, हेल्थ एंड फिटनेस में जो बिजनेसेस हैं वो हैवी कैपेक्स कि सरकार भी चलानी है। सरकार चलाने के लिए जाहिर तौर पे आपने एक तस्वीर देखी होगी, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में हलवा बना था, तो खुद निर्मला सीतारमण ने कर्ची चलाई थी, उस दिन चंद्रबाबू नायडू उनसे मिलने भी आए थे। और क्योंकि आपने 3.0 का जिक्र किया है, तो अपने आप में चंद्रबाबू नायडू ने भी कुछ पैकेज की राहत की मांग करी होगी, जैसे पंजाब ने करी है, जैसे अलग राज्यों ने करी है। ठीक वैसे ही जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव है तो कहीं वो इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके इतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईवी में किस तरह की रियायतें, क्योंकि पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने
करने के लिए, और हम जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ईवी को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होंगी। जॉब जनरेशन के लिए आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो एक बड़ा काम होगा। अब आपने किसानों का भी जिक्र किया था, कुछ देर पहले मैं आपको सुन रही थी। देखिए, किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत लंबे समय इस बात को लिया है कि जैसे सोयाबीन हुआ, इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा, सोयाबीन हुआ, तिल हुआ, ऐसे बहुत सारे जो इंपोर्ट है उसको रोकना पड़ेगा। आपको मैं ट्रंप के पास लेकर चलती हूँ, क्योंकि आप देखिए ट्रंप ने आते ही सबसे पहले एक बात कही कि हम इतने ज्यादा इंपोर्ट पर टैक्स लगा देंगे जिससे कि हमारे को अपने कंट्री में टैक्स न लेना पड़े, हम आधी चीजें उसी से पूरा कर लें। अब भारत में जाहिर तौर पर उस तरीके से नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में आगे बढ़ने की जरूरत है कैसे, और हम अभी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना करके हमारे देश में जो उपज है उसको कैसे हम बेहतर करते हुए उसका कंजम्पशन। बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो हमेशा से कंसर्निंग का पॉइंट रही है, कोई भी सरकार रही हो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें बड़ी समस्या का विषय रही हैं, लेकिन ऐसे में क्या लगता है सरकार इस मोर्चे पर भी थोड़ी राहत एक्साइज ड्यूटी को कम करने के साथ ला सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी राहत होगी हर एक वर्ग को। बिल्कुल, देखिए अब इसको अक्सर चुनाव से जोड़कर देख लिया जाता है, पेट्रोल के दरों में कमी को लेकर, लेकिन ये बात जरूर है कि इसको लेकर काफी चर्चा है मार्केट में। आपने पूछा था, कल लगातार इन लोगों का इस बात का इंतजार था कि इस तरह की चर्चाएं हैं कि पेट्रोल के रेट दाम कम हो सकते हैं, और उसको लेकर एक्साइटमेंट, जबरदस्त एक्साइटमेंट भी है। लेकिन अगर आप देखें कि रुपए कम जब भी होते हैं, 1 रुपए का भी जिक्र करें, तो उसका एक ओवरऑल जीडीपी, ओवरऑल उस पर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा असर भी पड़ता है। मैं यानी कि ये कहेंगे कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी या खर्च जो है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां हम बजट में बहुत सारी राहतों की उम्मीद करते हैं, वहां सरकारें लाभार्थी 140 करोड़ की जनता में 98 करोड़ तो हमारे लाभार्थी हैं, जिसमें हर वर्ग है, महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो वर्ग नौकरी नहीं कर रहा उनके लिए है, तो युवा भी हैं, तो 98% तो 98 करोड़ तो लाभार्थी हैं। तो लाभार्थियों के लिए भी एक हर महीने हमारा एक बड़ा पैसा जा रहा है। इसीलिए जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो सवाल पूछे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से तमाम जब चीजें आई, तो उसमें सवाल उठा कि एक तरफ हम बजट में बहुत बड़ी रियायतों की उम्मीद करते हैं, दूसरी तरफ हम लगातार, चाहे वो चुनावी हो, लेकिन हम इतने बड़े ऐलान कर देते हैं और उसे लाभार्थियों का एक सेक्टर देते हैं, अभी तो पिछले कुछ दिनों में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका अपने घर का सपना पूरा हो तो सस्ते घर की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके के तमाम फैसले हैं। और क्योंकि लाभार्थी वर्ग का भी आपने जिक्र किया, तो मुझे पिछले कुछ समय में दी गई सब्सिडीज और अभी दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरीके के ऐलान हुए, जो हम योजनाओं का ऐलान करते हैं, कैसे वो कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, अहम खबर है। हालांकि इंतजार बजट का है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है। इस वक्त ये बैठक जारी है। केंद्रीय कैबिनेट से बजट को मिली है मंजूरी। और चलिए एक बार फिर चर्चा करूं करते हैं एकलव्य जी। पहले तो जवाब जो दोनों ही सरकारों के एनालिसिस को लेकर था कि क्या है, क्योंकि ये सवाल उठा दिया सीबी यादव जी ने कि एक तरफा आप बात कर रहे हैं। अरे साहब देखिए, किसान वर्ग की बात हो रही थी और यूपीए सरकार और इस सरकार की बात हो रही थी। तो उस समय जो 25,000 करोड़ का बजट था वो आज लगभग 1.25 लाख करोड़ का बजट है। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना की बात करी, उस समय ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। आज उस योजना के लगभग 11 करोड़ लाभार्थी हैं। कुल एमएसपी की बात हो रही थी ना, कुल खरीदारी जो उस सरकार में हुई यूपीए के समय में वो थी करीब 5.25 लाख करोड़, जो आज करीब 18 लाख करोड़ है। ठीक है। दूसरी बात आपको बताऊं, जो फसल बीमा भी थी उसमें भी उस समय इस तरह की कोई खास योजना थी ही नहीं। उसमें आज करीब 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। और यही कारण है कि किसान वर्ग ने ही मोदी जी को वोट देके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और निर्मला जी के हाथ में जो अभी लाल कलर का टैब है उसमें उनका भविष्य है, और यहाँ पे जो कांग्रेस प्रवक्ता का टैब है उसमें मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी है। सीबी यादव जी, कम से कम एग्रीकल्चर पर तो मैं इतना लिखता हूँ, हमारा बजट 88,000 करोड़ रुपए का था उस समय का, और आप देखिए ग्रोथ रेट 3.5% थी। कोई किसान सड़कों पर नहीं बैठा हुआ था। किसान सम्मान निधि से ये तय होता है कि किसान की हालत कौन से वर्ष में 88,000 करोड़ था? बताइए कौन से वर्ष में था? नहीं बोला, नहीं आप बताइए, आप झूठ तो मत बोलिए। आप बीच ये झूठ क्या बोलूंगा? आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी AI पे खर्च किया है, रिसर्च पे खर्च किया है, झूठ क्या बोलूंगा? ये दर्शक कहते हैं कर लेंगे, आप कौन होते हो झूठ का सर्टिफिकेट?
मान लेने का लीजिए किसान मेन किसान बात ही ये है, है किसान ही खुद बता देगा, किसान खुद बता देगा। 27,000 करोड़ किसान की- इनका highest मैं आपको एक budget चीज था। बता रहा ठीक है। हूं, किसान कटोरा लेने के लिए नहीं है, किसान स्वाभिमान का प्रतीक है। आपने उसको कटोरा लेने के लिए और किसान सम्मान निधि जैसे चीज की बना दी है। फूलचंद इसको जी, आप गर्व की बात चलिए करते ठीक है, हैं, देश आप के लिए दोनों ने शर्म की बात है आप कि दोनों आपने किसान को लेके बात सम्मान करें। निधि जैसा फूलचंद बना जी, दिया। फूलचंद जी, किसान एमएसपी की गारंटी चलिए करता किसान है। की भी तो बात सुन अपने लीजिए। सीबी माल की यादव जी, पूरा दाम अरे करता है। सीबी यादव वो तो दे नहीं रहे और आप जी, लोग सीबी दिखाई यादव बना रहे हो। जी, सीबी और यादव इसे कहते हो कि जी, ये चलिए प्रधानमंत्री ठीक, नरेंद्र चलिए मोदी जी आपकी नाराजगी जायज है, देश के लिए लेकिन शर्म की बात है। सीबी यादव जी, सीबी जिसका यादव दाना खाते हो, जी, सीबी उसको यादव जी, आप सुनिए यहाँ बात सुबह सुनिए, हम सुबह चर्चा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं। सीबी यादव जी, आपने जो बात की ना, किसान नेता खुद उस पर मोहर लगा देंगे। बताइए फूलचंद जी, आप किसान हैं, किसान को लेकर ये झगड़ा की कौन सी सरकार में बेहतर स्थिति थी? देश आजाद होने के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार रही तो वो कांग्रेस की रही, और वो हमेशा किसान के नाम पे ही सरकारें बनी। पर दुर्भाग्य से यूपीए सरकार में किसानों ने 4-4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और देखो, सुनिए सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो बस आप, मैं जो कह रहा हूँ उस आंकड़ों को बाद में मुझे बता दो। ठीक है ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। उस टाइम में 4-4.5 लाख किसानों की आत्महत्या के जिम्मेदार अगर कोई था तो यूपीए सरकार था। और किसान को आज इस हालात में लाके खड़ा करने वाला, किसान को चोर बनाने वाला, मैं तो ये कहता हूं कि वो कांग्रेस नेतृत्व था। क्योंकि पहली बार 2008 में इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए 65,000 करोड़ किसान ऋण माफी की बात की, और माफ किसी का किया नहीं, और इनकी सरकार बन गई। दूसरी बात, इन्होंने राजस्थान में आके इन्हीं के राष्ट्रीय नेता ने आके ये कहा कि राजस्थान का संपूर्ण कर्जा हम माफ कर देंगे। राजस्थान का किसान कर्जदार नहीं रहता था, पगड़ी बांध के घी खाता था, उस किसान को चोर बना गए ये लोग। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि किसान का स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने का बात अगर किसी प्रधानमंत्री ने की, और जो आयोग गठन किया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, इन्होंने उसको लटकाए रखा। 2007 में वो रिपोर्ट आ गई, और ये जब तक सरकार पे रही लागू नहीं किया। उस आयोग की रिपोर्ट के लिए आज तक आंदोलन जारी है। ये सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये देख रहा हूं कि ये सरकार उसको संपूर्ण लागू कर दिया। अगर वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमारी लागू हो जाए, हमें नहीं चाहिए वो भीख 2000 वाली, हम भी इनकम टैक्स दारी बनना चाहते हैं। ठीक है, हम भी लेकिन इस काबिल बना दिया जाए, बस इस काबिल बना दिया जाए, हम भी टैक्स पेयर, किसान नहीं चाहता फ्री में। हमारा कर्ज मुक्त कैसे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। वो क्योंकि हमें कर्जदार तो व्यवस्था ने बनाया, और व्यवस्था उस चीज को कैसे सुधार के हमें डेवलप करके इनकम टैक्स दारी कैसे कि कटोरा किसानों के हाथ में नहीं, कांग्रेस के हाथ में आ चुका है मोदी जी के राज में। किशोर जी, हेयर कट के नाम पे जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो कॉरपोरेट लोगों का जो इन्होंने लोन माफ कर दिया, वेव कर दिया बिल्कुल। लेकिन छोटे छोटे हमारे दूसरे जो व्यापारी हैं, उनका लोन उन्होंने, छोटे छोटे उनके मकान है, दुकान है, उसको उन्होंने गिरवी जो जो पड़े हुए थे उनको नीलाम करके वो पैसा वसूल कर रही है। ये कहाँ का, मेरे को समझाइए आप, तरीका है इनका कि जो बड़े लोग हैं उनके तो हेयर कट, नाम भी क्या दिया है ना, हेयर कट, और कितना माफ किया है, 5,000 करोड़ रुपया, और किसी का 5 लाख रुपया है, बाकी मकान नीलाम करो उसका। क्यों? क्योंकि छोटा व्यापारी है, उसको 5 लाख क्यों माफ किया? क्योंकि वो बड़ा व्यापारी है। ये कौन सा तरीका हुआ था? तो इनको ये चाहिए इस बजट के अंदर कि ये हेयर कट का जो है ना साहब, जो दिखाते हैं, वो हेयर कट या तो सबके बराबर करे। व्यापारियों के बाल नहीं है क्या, खाली कॉर्पोरेट वालों के बाल है? या तो हेयर कट सभी का करे, और या वो हेयर कट बिल्कुल बंद करते। चलिए ठीक है, आप सवाल उठाए सुरेंद्र जी से, मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगा। सुरेंद्र जी, बार बार बात आती है कि जो केंद्र सरकार, उसकी प्रायोरिटी तय है, वो कॉर्पोरेट के साथ है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी नज़र दोनों के लिए बराबर है। ये जैसे आप अभी ये कह रहे हैं कि हेयर कट, तो उसका मैकेनिज्म कुछ और होगा। इस देश के अंदर कानून भी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, वो आज तक यहाँ बैठे नहीं रहते। हेयर कट के नाम पे और बहुत बड़ी, बहुत बड़ा। नहीं सर, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर कुछ है तो उसके तथ्य पे जाके देखना चाहिए। केवल बैठ के ये बात करना कि हेयर कट कर दिया, इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, इसको मैं बिल्कुल ऐसे बेवकूफ लोग इस देश में नहीं है जो ऐसा कुछ हो जाएगा जिसपे वो एक्शन नहीं लेंगे। इस बात को आप यहीं छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो जिस पर्यटन क्षेत्र से मैं हूँ, आज के तारीख में अगर केंद्र सरकार और पर्यटन से हमारे को जरूरत है तो
वीजा ऑन अराइवल की जरूरत है। मैं बात करूंगा मेरे सेक्टर की, जो मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा विदेशी आए और यहां पे विदेशी मुद्रा का इनकम बढ़े। तो आज हमें जरूरत है कि अन्य देशों की जैसे भारत के अंदर भी वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलर यहां पे आए। दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण पर्यटन नीति है, अब हम बात कर रहे हैं किसान की, किसान भी एमएसएमई का एक हकदार है, क्यों नहीं वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो। जो हमारा सरफेसी एक्ट है जिसपे कि ग्रामीण के अंदर किसान को एग्रीकल्चर जिसकी जमीन है उसको बैंक से लोन नहीं मिलता, केवल मिलता है तो फवारों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, खेती के लिए जो भी ऋण मिलता है। सरफेसी एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट आना चाहिए, ग्रामीण पर्यटन को प्रमोट करना चाहिए। इस देश का अगर कोई भविष्य है तो 2 टायर 3 टायर सिटी है, ग्रामीण पर्यटन को आप बढ़ावा दीजिए, किसान अपने आप संपल हो जाएगा। क्या जीवन भर ये खेती करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। मैं वापस भी जी आपसे रिएक्शन लूंगी। पूनम, ओवर टू यू। क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस बार क्या खास होगा, इस बार इस सेक्टर को छुआ जाएगा या फिर सिर्फ 4 जातियों पर ही बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा, कितना बजट होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वेता कहते हैं कि 2047 की झलक, 2047 का ये बजट, तो क्या हमें उसी की ही एक झलक देखने को मिलेगी या फिर इस बार के बारे में हम सोच सकते हैं जो आज आम जनता, देशवासी उम्मीद कर रहे हैं क्या इस बारे में कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन मैं लूंगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी से, उसके बाद बाकी सहयोगी से भी चर्चा करेंगे। योगेश जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, 2047 की झलक हमें नजर आएगी या फिर इस बार आम जनता के लिए कुछ खास होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बजट का साइज क्या होगा? देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात है कि गरीब को राहत, मध्यम वर्ग को राहत, किसान को राहत। किसान कई मांगों को लेकर आंदोलन रहता है, और अभी जो बहस किसान को लेकर चल रही थी वो वास्तव में देश की रीढ़ है किसान, और किसान के बारे में सोचना चाहिए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसान अपने हाल के कारण बेहाल हो जाता है, मौसम की मार से बेहाल हो जाता है। और ये इनकम टैक्स पेयर किसान की जो डिमांड उठी है ये भी वाजिब डिमांड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में आज की समय में मध्यम वर्ग महंगाई से जूझ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई वोट बैंक माना जाता रहा है तो वो मिडिल क्लास माना जाता रहा है। मिडिल क्लास जो किसी भी जाति पाति के आधार पर वोट नहीं देता, वो बीजेपी का वोटर इसलिए है क्योंकि वो शहरी है, और शहरी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों में बसती है और इस कारण वो वोट देता है। लेकिन बीजेपी सरकार को भी उसके बारे में सोचना होगा कि जब वो बीजेपी का एक बड़ा मजबूत वोटर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो महंगाई का राहत, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर राहत चाहिए। ये विपक्ष भी कहता है कि एक बार कह दिए तो वही कड़वी गुट्टी पी जा रही है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सरकार के आखिरी सालों में जो बजट आते हैं अब वो ज़्यादा लोक लुभावन होते हैं, और जो कड़वी घूंट का समय होता है वो शुरुआत के दौर में होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार अपनी इस धारणा को इस बजट के जरिए बदलना चाह रही है, और अगर बदलना चाहेगी निर्मला सीतारमण कोई ऐसा बजट पेश करेगी जो हर वर्ग को, खासतौर से व्यापारी वर्ग, ये जो हेयर कट की बात भी सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल, तो वाकई में ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खासकर छोटे व्यापारी, मंझोले व्यापारी, जिनको राहत की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में तो आप देखिए गारमेंट्स उद्योग हुआ, चाहे मार्बल उद्योग हुआ, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, ठीक है, बहुत राहत की आवश्यकता है। बिल्कुल। और श्वेता क्या कहना चाह रही हो? बिल्कुल, क्योंकि अब 11 बजने वाले पूनम, तो बजट का ही इंतजार था, बजट भी पेश होने वाले। एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी कि मैं मेहमान सुनूं। एक सवाल रह गए थे क्लब जी, क्योंकि बजट बोल रहे मध्यम वर्गीय को राहत दे सकता है, लेकिन दिल्ली चुनाव का इम्पैक्ट कितना इस बजट में नजर आएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई दिल्ली सेंट्रिक बजट हो नहीं सकता पूरे देश के लिए, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, और जो मध्यम वर्ग है वो इस देश की एक तरह से एक्चुअल, मतलब किसान के बाद अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो मध्यम वर्ग ही है। सबसे ज़्यादा मेहनत करना, मैंने आपको एक तस्वीर भी बताई थी कि सुबह सुबह निकल जाते हैं, रात तक काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूटर होने के बाद भी उनको वो सब नहीं मिलता, और वो जब उनको दिखाई देता है कि फ्रीबीज और जिसे रेवड़ी भी कहा जाता है आजकल, उसके नाम पे वो दूसरों वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि उससे ऑब्वियसली निराशा तो होती है। नहीं, लेकिन एकलव्य जी, पिछले बजट में देखा था कि कुछ जहां जिन राज्यों में चुनाव था वहां पर स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट थे, तो ऐसे में तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली का चुनाव तो अब आज बजट पेश होगा, 4 दिन बाद वोटिंग है।
असर कुछ उसको मद्देनजर नहीं भी तो हो सकता है, राहत दी जाए, इनडायरेक्टली हो सकता है। नहीं, इनडायरेक्टली होगा ना, क्योंकि इस देश का जो मध्यम वर्ग की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है अगर किसी शहर में, तो वो दिल्ली में ही है। तो यदि अगर मध्यम वर्ग को लेके अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस पे होगा ही। दिल्ली, चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन में जरूर चाहूंगी। हाँ सत्या जी, इस बजट से उम्मीद को लेकर एक कमेंट। जो उम्मीद है हमें वो हमारे सेगमेंट से बेटर है कि गवर्नमेंट ने जैसे योगा को प्रमोट किया है वैसे प्रिवेंटिव हेल्थ को भी वैसे ही प्रमोट करेगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनको फर्दर सभी सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। एक स्वस्थ आदमी, स्वस्थ व्यापारी, स्वस्थ हमारा नागरिक कितना कंट्री के कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकता है, वो गवर्नमेंट को जरूर देर सवेर समझ आएगा। और जैसे योगा को प्रमोट किया गया है, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए उतनी ही बेनिफिट्स, उसी तरह की सुविधाएं आगे बनाई जाएंगी। ठीक है क्लब जी। मैं समझता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है, परंतु रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। देश की प्रोग्रेस के लिए ये बजट होगा, और जैसा कि होना भी चाहिए, सारे वर्गों को, देखिए कोई निराश होगा, कोई हताश होगा, कोई खुश होगा, लेकिन ये मैं समझता हूं कि सरकार इस बार एक ऐसा बजट पेश करेगी जिससे एक नई सोच दिखाई देगी हमारे देश के लिए। सारे दुकानदार गंजे नहीं हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में अगर हेयर कट के नाम पर कॉर्पोरेट जगत को अगर लोन माफ़ किया जाता है तो वह छोटे व्यापारियों को भी किया जाए। ठीक है, सीबी यादव जी। 90% लोग टैक्स देते हैं, 90% गरीब लोगों से टैक्स कलेक्ट होता है, उनके बारे में सोचा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक जो हमें शर्मिंदा करते हैं, हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान 127 देशों में, HDI में 132वां स्थान, हमारा जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान, करप्शन के अंदर 93 रैंक, ये देश को शर्मसार कर रही है। हम 2047 का भारत तो कब बनाएंगे? वर्तमान में भारत के आम आदमी, किसान, गरीब, इनका थोड़ा सा ये जो है जो टैक्स देता है वही उनका थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। मोदी जी को सद्बुद्धि आ जाए, सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो किसान को ठीक रखना पड़ेगा। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कैंसर से पीड़ित कोई है तो वो किसान है, और वो व्यवस्था उनकी देन है फर्टिलाइजर की वजह से। तो जैविक खेती पे ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसान को कर्ज मुक्त करके उसको आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, किसान भी आत्मनिर्भर बने, ऐसा होना चाहिए बजट। सुरेंद्र जी, इस देश की आमदनी, एम्प्लॉयमेंट, पलायन और संस्कृति, इन चारों को अगर आपको संजो के रखना है तो आप पर्यटन को सबसे ऊपर लेके आइए। केवल मात्र एक ये ऐसा उद्योग है जो इन चारों का समावेश है। मेरी आपके द्वारा यही रिक्वेस्ट है केंद्र मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं कि बजट के अंदर पर्यटन को आप टॉप प्रायोरिटी पे लेके आइए। पर्यटन है तो आपका एम्प्लॉयमेंट जगह की जगह है, पलायन आपका रुकेगा। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र पे तुरंत उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं हेयर कट की, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बैंकिंग आरबीआई के अंदर छोटे व्यापारियों के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का कानून है, नियम है। अगर कोई भी आर्थिक रूप से अपने बैड फाइनेंशियल कैलकुलेशन की वजह से कहीं वो एनपीए हो रहा है तो वो अपने प्रोजेक्ट को रिस्ट्रक्चरिंग में डाल सकता है। जो आप हेयर कट की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज हैं, सरकार अगर उनके रिलीफ में नहीं आएगी, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार उनके रिलीफ में नहीं आएगी तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने उस कंपनी के अंदर निवेश किया है, जिनका इंटरेस्ट है। उनको सपोर्ट करने से उस किसी बदमाश को या किसी को अगर घाटा लग जाए, इसका मतलब नहीं है कि वो बदमाश आदमी है। सरकार ने सपोर्ट किया है कि उन लोगों को इफेक्ट नहीं पड़े जो कि इस कंपनी से काम कर रहे थे। मेरा ये मान। चलिए गलती किसी की नहीं है, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर वर्ग को उम्मीद है इस बजट से, और इसलिए देखिए उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं। वक्त भी हो गया है जब बजट पेश होगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि बजट आने के बाद भी ये एनालिसिस जारी रहेगा, चर्चा जारी रहेगी कि आखिर किससे क्या मिला। पूनम, ओवर टू यू। बिल्कुल, ये तो बस अब वक्त बेहद कम रह गया है। धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हमें उम्मीद थी क्या वही होती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। निर्मल जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सड़क तंत्र को लेकर या सड़क सुरक्षा को लेकर या हाईवेज को लेकर राजस्थान में काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, हम ये कहेंगे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खासकर हाईवे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से होकर गुजरते हैं। तो क्या लगता है, इसे लेकर कोई घोषणा? देखिए पूनम, संघीय व्यवस्था में राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और निश्चित तौर पर अगर खुद को, अगर केंद्र को मजबूत करना है तो राज्यों को मजबूत करना होगा।
इस बिना पर भाजपा राजस्थान में आई या दूसरे भाजपा शासित राज्यों में आई कि उसने कहा डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर विकास चाहिए तो सड़क तो बनानी होगी ना। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ तौर पर कहा था कि जितने भी हाईवेज हैं, खासकर नेशनल हाईवेज हैं, उनको टोल प्लाजा फ्री करेंगे। तो उसमें कोई ना कोई इस तरह की ठोस योजना सामने आ सकती है जिस पर उन्होंने आम जनता से वादा किया है, कहा कि आपको टोल मुक्त व्यवस्था हम आपको देंगे और एक माइक्रोचिप के जरिए आपके टोल व्यवस्था कट जाएगी। साथ ही साथ राज्यों में, खासकर राजस्थान में जो कि सामरिक महत्व का भी राज्य है, उसमें सामरिक महत्व की जितनी भी सड़कें हैं, टच डाउन की व्यवस्था और ज्यादा आपको सुदृढ़ करनी पड़ेगी। भाकरोटा जैसी दुखांति का हमने देखी तो नेशनल हाईवेज को आपको और सुदृढ़ और वहां की सड़क उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ ना कुछ व्यापक बड़ी घोषणा इसमें आ सकती है। चलिए ठीक है, वक्त बेहद कम है तो बस एक रिएक्शन लेंगे। नरेश जी, उम्मीद बताइए, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्या लगता है? देखिए, उम्मीद जब भी बजट आता है, चाहे राज्य का बजट हो, केंद्र का बजट हो, हर कोई वर्ग है वो उम्मीद करता है, भले ही हम अलग अलग जातियों में बांटते हैं कि किसान है, महिला है, युवा है, लेकिन तमाम जो क्षेत्र, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, किसान हो, हर किसी न किसी को उम्मीद है अपने क्षेत्र को लेकर, और हर कोई चाहता है कि उनको वो सुविधा मिले, उनको वो सहयोग मिले सरकार की तरफ से, जिसके आधार पे वो आगे अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लान कर सके। कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो चाहता है कि और अच्छा उसका बिजनेस कैसे हो, उसके लिए सरकार क्या उसको सहयोग दे। कोई अगर खिलाड़ी है तो वो चाहता है कि सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाए ताकि वो और बेहतरीन तरीके से खेले। स्टूडेंट है वो चाहता है कि एजुकेशन का स्तर है वो सुधरे, और महिलाएं, चूँकि आपने भी कहा था घर जाके मम्मी आपसे पूछेगी कि बजट में क्या मिला, तो वो भी चाहती है कि उस बजट में क्या राहत है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी जो मूलभूत आवश्यकता है बिजली की, पानी की और चिकित्सा की, अगर हम पानी की बात करें, जल जीवन मिशन जो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। जी, बात राहत की जाती है तो राहत सिर्फ एक सेक्टर की नहीं होती, राहत कई सेक्टरों को एक साथ मिलाकर अगर दी जाए तो उसे राहत कहते हैं, क्योंकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बात अगर हम हेल्थ की करें, स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। हेल्थ सेक्टर को देखते हैं हम, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, क्योंकि कहा गया था कि नए भी खोले जाएंगे। क्या लगता है ओवरऑल देखें, क्योंकि पिछली बार भी कैंसर जैसी जो बीमारी की दवाइयां जो थी उसे टैक्स फ्री कर दिया गया था, इस पर क्या उम्मीद करें? देखिए पूनम जी, बिल्कुल अगर सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मजबूती प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राज्यों की बात करें चाहे केंद्र की बात करें। तो इसीलिए इस बार उम्मीद है, क्योंकि इस सेक्टर को मजबूती, मतलब सोशल सिक्योरिटी मिले, लोग एक सामान्य पैसा खर्च करके, एक लिमिटेड पैसा खर्च के अपना इलाज करा पाए, क्वालिटीपूर्ण ट्रीटमेंट ले पाए, ये बहुत जरूरी है। और उसी को लेकर के बहुत उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ इस तरह की घोषणाएं, चाहे वो आयुष्मान योजना को का दायरा बढ़ाने की बात हो, चाहे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की बात हो, क्योंकि जो स्टेट में एक जगह पे किसी योजना का फायदा ले रहा है तो दूसरे राज्य के अंदर वो मरीज जाता है तो उसको वहां पर भी उसका इलाज मिल पाए, इसके लिए इंटर पोर्टेबिलिटी की जो बात है वो होने की उम्मीद है। उसके अलावा और दवाइयों को लेकर के जो महंगी दवाइयां कैंसर की, उनको उनमें भी रियायत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, वो भी खासकर ऐसी गंभीर बीमारियां। लेकिन ऐसे में जिसे लेकर विपक्ष भी बड़ा सवाल उठाता है और कहता है कि आखिर इस सेक्टर को क्यों नहीं छुआ जाता, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हमने जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया है वो है एमएसएमई। और ऐसे में विमल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एमएसएमई के सेक्टर में खुद केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग या फिर बड़े लेवल पर चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो इस पर क्या उम्मीदें करें? देखिए, एमएसएमई को लेकर के यदि उम्मीदों की बात की है, एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या फाइनेंसिंग को लेकर के है। अगर सरकार फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी को लेकर के अगर कोई राहत दे तो निश्चित रूप से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। और जो जहाँ तक एक्सपोर्ट, एमएसएमई के एक्सपोर्ट की बात करें, जो पहले 50% के आसपास था वो घट के 47% के आसपास रह गया है। हालांकि उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि एमएसएमई से जो एक्सपोर्ट होने वाला है उसमें और बढ़ोतरी हो। एक खास बात जो सबसे बड़ी उम्मीद आज के बजट को लेकर के हर आम और खास को होने वाली है, वो मेरे ख्याल से ये है कि इनकम टैक्स को लेकर के सरकार हो सकता है कोई बड़ी घोषणा कर दे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की जो वर्तमान 75,000 रुपीज़ की लिमिट है उसको बढ़ा दे, जो 7 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का जो दायरा है उसको बढ़ा के 10% कर दे, जो 5, 10, 15% के बाद में सीधा 30% की जो 15 के बाद 20 और 20 के बाद सीधा 30% की जो रेट है उसके बीच में एक 25% का स्लैब और डाल दे। बहुत सारी उम्मीद है। देखने वाली बात यही है कि ये दिल मांगे मोर कितना मिलता है, इट्स डिपेंड ऑन द बजट अनाउंसमेंट्स। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है?
देखिए पूरे अगर बात करें, जैसे अभी मध्यम आय वर्ग की बात हो रही है, तो उसी के लिहाज से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मध्यम आय वर्ग की एक मांग ये भी है कि जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, जो कि अभी एक राइडर है 2 लाख का, तो उसको भी मध्यम आय वर्ग की मांग है कि इसको बढ़ाया जाए। ताकि इससे अगर ये बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा मकान खरीदेंगे, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट जो है, या हम बात करें तो रियल एस्टेट का जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा पिछले कुछ सालों से देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार शहरीकरण बढ़ा है, तो ये भी बजट पे फोकस रहना चाहिए कि जो छोटे शहर हैं उनका विकास किया जाए, जो सैटेलाइट टाउन है उनको सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो बड़े शहरों में जो पलायन हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। और जो अमृत मिशन है उसको लेकर भी जो है बजट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम जो जैसे मैंने पहले बताया कि 11.1 लाख करोड़ का बजट आवंटन ओवरऑल किया गया था, तो इस बार भी बजट बढ़ेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उस पर मोदी सरकार का लगातार ध्यान है। और यही कारण है कि हर साल इसका बजट बढ़ाया जाता है। और जो पीएम गति शक्ति परियोजना की जब बात कर रहा था, तो उसमें रोडवेज और रेलवे सहित 16 मंत्रालय, मतलब सबको क्लब करके एक पूरी जो राष्ट्रीय अवसंरचना जो पाइपलाइन है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बजट बढ़ाने की बात की है, बजट बढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धरातल पर वो नजर नहीं आता। ये विपक्ष कहती है, कांग्रेस कहती है कि इंप्लीमेंट नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बार क्या राहत हर सेक्टर से जुड़ी हुई जनता को मिल सकती है? राजस्थान की जनता क्या उम्मीद करती है दिनेश जी? जी देखिए, पर्यटन के लिहाज से भी पूनम राजस्थान काफ़ी अहमियत रखता है। तो ऐसे में आप देख सकते हो उदयपुर है, वो अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिहाज से काफ़ी फेमस है। लेकिन अभी तक दक्षिण भारत यानी साउथ से सीधे कोई रेलवे कनेक्टिविटी उदयपुर की नहीं है। साथ ही वहाँ इंटरनेशनल जो फ्लाइट तो फिर टोंक जिले की भी बात आती है, क्या इस बार उसकी उम्मीद पूरी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, टोंक जो मुख्यालय है वो अभी भी काफ़ी रेलवे सुविधा से महरूम है। और ऐसे ही वागड़ का इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो रतलाम, उस पर काम शुरू हुआ था, जमीन अधिग्रहण हुआ और पुलों का निर्माण भी शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर वो काम अटक चुका है। तो इन दोनों टोंक और इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ को रेल सुविधाएं मिले, राजस्थान को कई पेयजल सुविधाएं मिले। और एक और इलाका है शेखावटी अंचल, जो शिक्षा और धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है। तो एक नया वहाँ पर्यटन जो सर्किट है उसकी घोषणा की लंबे समय से वहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है, जैसे सालासर, खाटू श्याम जी, साकंबरी, लोहारगढ़ और जीन माता। अगर ये नया पर्यटन सर्किट घोषित होता है तो एक बूस्टर डोज यहाँ पर मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी पंख लगेगा। तो कांग्रेस तो हालांकि अपोजिशन का धर्म है कि कोई भी योजना मजबूती के साथ खड़ा होना और जो नहीं काम किए गए उसको पुरजोर तरीके से उसकी आवाज भी उठाना। जी बिल्कुल है, और अपोजिशन का तो धर्म बन चुका है कि बजट की उनको निंदा करनी है। लेकिन सचिन पायलट और कई नेताओं ने, कल राजस्थान के नेताओं ने कहा कि पिछले बजट में राजस्थान की अनदेखी की गई। कई जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, जैसे कोटा के किसान की मांग है कि जो परवन सिंचाई परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाए। इसे और बेहतर तरीके से क्लियरफाई कर पाएंगे, क्योंकि बात अनदेखी की आती है तो फिर पीकेसी एआरसीपी योजना का भी जिक्र होना चाहिए, जिसे लेकर मंजूरी भी मिली, बहुत तारीफें भी उठी। राजस्थान, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, नए जिले भी जोड़े गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और साथ में 90% फंड की हम बात करें, 90% फंड जो है केंद्र सरकार देगा। लेकिन ऐसे में एक और मुख्य बात निकल कर आई थी, वसुंधरा राजे थोड़ी सी नाराज थी, झालावाड़ उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन इस बार क्या उसके जरिए थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पीकेसी एआरसीपी की बात करें, 90% फंड केंद्र दे रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले चरण का काम शुरू हो गया है। और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया है, संकल्प लिया है कि अगले 4 साल में पहला जो चरण है वो पूजा हो जाएगा और उसमें बीसरपुर और ईसरदा यानी 13 जिलों के लिए पानी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। अब सरकार कितना इस मामले पे खरा उतरती है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन मौके पे जिस तरीके से काम किया जा रहा है तो माना ही जा सकता है कि 4 साल नहीं 3.5 साल में काम पूरा होगा और 4.5 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का प्रबंधन होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों को भी इससे लाभ होगा, करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल पाएगा। लेकिन विनोद जी, अभी जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन